आज है 1 सितंबर और आज भी हर रोज की तरह दो आर्टिकल आए हैं। पहला एडिटोरियल है भारत और जापान के संबंधों के बारे में और दूसरा एडिटोरियल है भारत में रिसर्च और रिसर्च की फंडिंग की स्थिति के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा में वे पहले जापान और उसके बाद चीन पहुंचे। दुनिया भर के देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, तो कोई बॉर्डर के लिए, कोई समुद्री रास्तों के लिए, तो कोई तेल के लिए। भारत और अमेरिका की दोस्ती भी तेजी से बढ़ रही थी और फिर बीच में अचानक टैरिफ आ गया और दोस्ती बिगड़ गई। भारत और चीन एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे और अब दोनों देश एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है। इन सभी लड़ाई झगड़ों के बीच भारत और जापान की दोस्ती वैसी ही बनी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग हो रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, तकनीकी आदान प्रदान हो रहे हैं, कंपनियां एक दूसरे के देशों में निवेश कर रही हैं और संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान जापान पहुंचे हैं। वहां पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों यानी नरेंद्र मोदी और शिगेरू इशिबा के बीच 15वां शिखर सम्मेलन होगा, 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, जो कि इससे पहले 2022 में हुआ था। अब 2025 में 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। यहाँ एक छोटा सा सवाल उठता है कि शिखर सम्मेलन क्या होते हैं। तो जब दो देशों के प्रमुख यानी सबसे बड़े अधिकारियों की बैठक या सम्मेलन होता है तो इस तरह के सम्मेलन को शिखर सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिलेंगे, मीटिंग होगी, बातचीत होगी, तो इसे शिखर सम्मेलन कहा जाता है। भारत और जापान की 15वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद, 15वीं एनुअल समिट के बाद प्रधानमंत्री चीन के तियानजिन जाएंगे। वहां पर एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री चीन जाकर एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच यानी जापान और भारत के बीच में संबंध मजबूत हैं, सकारात्मक हैं। दोनों देशों के बीच में दर्जनों समझौते हुए हैं। पुराने समझौतों को रिन्यू किया जा रहा है और समय के साथ अपडेट किया जा रहा है। जापान की कंपनियों ने भारत में अपना निवेश लक्ष्य भी बढ़ा दिया है और अब नया लक्ष्य है लगभग $68 बिलियन का। इसका मतलब है कि जापान की कंपनियां इतनी बड़ी रकम भारत में निवेश करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जापान और भारत ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है विजन स्टेटमेंट 2035। इसमें कहा गया है कि दोनों देश आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता यानी मोबिलिटी और हरित प्रौद्योगिकी संक्रमण यानी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जैसे 8 क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों में राज्य स्तर पर भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसको स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप कहा जा रहा है क्योंकि जापान में राज्यों को प्रीफेक्चर कहते हैं। दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी बात कही गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या बातें की हैं। तो पहली बात तो यही कि एक विजन स्टेटमेंट 2035 जारी किया गया है। दूसरी बात यह थी कि आर्थिक सुरक्षा, मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जैसे 8 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात हुई है। राज्यों के स्तर पर भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप के माध्यम से। और कहा गया है कि दोनों देशों में संबंध मजबूत करने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा, इस पर भी काम किया जाएगा। तो दोनों देशों में न सिर्फ घरेलू स्तर पर या सिर्फ न केवल राज्य स्तर पर सहयोग की बात की गई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लिए दोनों देश 2008 की सुरक्षा साझेदारी को अपडेट करने पर सहमत हुए हैं। 2008 में दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई थी उसे समय के साथ अपडेट किया जाएगा। दूसरी बात है कि एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर पर संवाद बढ़ाने पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। तीसरी बात है क्वाड को लेकर। क्वाड में दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी है, तो दोनों देश क्वाड को भी आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। चौथी बात है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पर। इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि हिंद महासागर से लेकर पैसिफिक से लेकर अमेरिका तक का जो क्षेत्र है उसमें दोनों देश सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को
समुद्री व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोनों देश चाहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बिना किसी देश की रोक टोक के आराम से इस क्षेत्र में काम चलता रहे, तो इस पर भी दोनों देश सहयोग करेंगे। और पांचवी बात जो की गई है वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करेंगे, क्योंकि दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से भी दोनों देशों में जरूरी समझौते हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि दोनों देशों ने सप्लाई चेन के निर्माण को लेकर और महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने की बात कही है। तो यहाँ जोर दिया जा रहा है सप्लाई चेन पर, यानी सप्लाई चेन के निर्माण पर दोनों देश सहमत हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि सप्लाई चेन क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है सप्लाई चेन के बारे में कि सप्लाई चेन एक नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है? तो यह नेटवर्क है प्रोसेस, रिसोर्सेस और ऑर्गेनाइजेशंस का। ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? रिसोर्सेस को निकालते हैं, रिसोर्सेस का यूज करके उसे प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस बनाते हैं और उसे फिर ग्राहक तक पहुंचाते हैं। ग्राहक इन सर्विसेज को या इन प्रोडक्ट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी परचेसिंग पावर के हिसाब से खरीद सकता है और इनका यूज कर सकता है। सप्लाई चेन में कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर उसका प्रसंस्करण करने, भंडारण करने, वितरण करने, विपणन करने, यानी ग्राहक तक उस वस्तु को पहुंचाने तक के सारे काम शामिल होते हैं। दोनों देश मिलकर इस पूरी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि देशों में सारा काम बिना रुके होता रहे, काम चलता रहे, बाजार में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, कोई व्यवधान ना आए। उदाहरण के लिए देखें तो जब कोरोना आया था तब सेमीकंडक्टर की सप्लाई बंद हो गई थी और कार कंपनियों के सामने बड़ी दिक्कतें आ गई थी। सिर्फ कार कंपनियां ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा सामान बनाने वाली कंपनियों के पास भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई या तो थी नहीं या बहुत कम थी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सप्लाई चेन में रुकावट आने से बाजार में रुकावट आ जाती है। आर्थिक दृष्टि से दूसरी जरूरी बात यह है कि दोनों देशों में अभी सेमीकंडक्टर बनाने पर भी सहयोग हुआ है। तकनीक आएगी जापान से और सेमीकंडक्टर बनेगा भारत में। इस समय यह समझौता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं दे रहा है। सवाल उठता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं और चीन हमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों नहीं दे रहा है, और क्या किसी और देश के पास रेयर अर्थ मेटल नहीं है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट यानी REE 17 एलिमेंट्स हैं। कभी आपने साइंस की क्लास में पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे। वैसे इनका नाम रेयर अर्थ जरूर है लेकिन ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बस इन्हें निकालना और इन्हें प्रसंस्कृत करना काफी महंगा पड़ता है, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्वच्छ ऊर्जा में, नेशनल सिक्योरिटी जैसे कि रक्षा उपकरणों के लिए काफी जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। सिर्फ चाइना के पास ही रेयर अर्थ मेटल नहीं है, लेकिन चाइना में सरकार ने इन कंपनियों को काफी छूट दे रखी है, काफी बड़े पैमाने पर ऋण दिए हैं, सब्सिडियां दे रही हैं। तो वहां पर इनका उत्पादन करना बाकी देशों की तुलना में काफी सस्ता हो गया है और इसलिए बाकी प्लेयर्स इस मार्केट से बाहर हो गए हैं। इसलिए सभी देशों की रेयर अर्थ मेटल के लिए डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ गई है। सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के अलावा जापान भारत की बुलेट ट्रेन बनाने में भी मदद कर रहा है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाई जानी है। इसके अलावा दोनों देशों के प्रधानमंत्री ट्रेन से मियामी प्रांत गए, जापान के मियामी प्रांत, और वहां पर एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा किया। यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त बयान में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम की निंदा की है, पहलगाम हमले की और सीमा पार आतंकवाद की भी निंदा की है। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और दोनों देश आने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। शिखर सम्मेलन होने वाला है क्वाड का, और क्वाड का शिखर सम्मेलन इस साल भारत में होने जा रहा है। इस यात्रा की टाइमिंग भी काफी इम्पोर्टेंट है और इसका पहला कारण तो यही है कि एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है और दूसरी तरफ भारत और जापान के बीच में सहयोग को लेकर समझौते हो रहे हैं।
और दूसरा कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जापान की यात्रा के बाद चीन जाएंगे, और इससे भारत और चीन के बीच में जो पिछले 4-5 साल से तनातनी चल रही है, जो अबोला है, वो खत्म होगा, संबंध सामान्य होंगे। 2019-20 में कोरोना और गलवान जैसी घटनाएं हुई थी, तब से ही भारत और चीन के बीच में संबंध सामान्य नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को न केवल प्रतिस्पर्धी बल्कि दुश्मनों की तरह देख रहे थे। कंक्लूजन यही है कि वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल है, उस उथल पुथल के बीच में दोनों देशों के बीच दोस्ती काफी पक्की बनी हुई है और आगे भी यही उम्मीद जताई जा रही है। पहला कार्यक्रम यानी एडिटोरियल खत्म। अब चलते हैं आगे और देखते हैं की पॉइंट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे और फिर देखेंगे मेंस के लिए एक सवाल और आखिरी में एमसीक्यू। तो बात शुरू हुई थी जापान से। भारत के प्रधानमंत्री जापान गए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है। इससे पहले जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2022 में। इस दौरे में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जापान भारत में लगभग $68 बिलियन का निवेश करेगा। 8 प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी के लिए विजन स्टेटमेंट 2035 जारी किया गया है। और ये जो 8 क्षेत्र जिनमें सहयोग की बात की जा रही है, उनमें पहला क्षेत्र है आर्थिक सुरक्षा को लेकर। आर्थिक सुरक्षा के बाद दूसरा क्षेत्र है गतिशीलता। गतिशीलता के बाद हरित प्रौद्योगिकी संक्रमण यानी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। चौथा क्षेत्र है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के बाद 5वां क्षेत्र है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद छठा क्षेत्र है सुरक्षा सहयोग। सुरक्षा सहयोग के बाद 7वां क्षेत्र है क्वाड और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, यानी क्वाड और इंडो पैसिफिक में दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और 8वां क्षेत्र है संयुक्त राष्ट्र में सुधार। संयुक्त राष्ट्र में सुधार जरूरी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों देश स्थायी सदस्य नहीं हैं, तो दोनों देश एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेंगे और भी दूसरी संस्थाओं में जो सहयोग होंगे उनमें भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इन 8 क्षेत्रों के अलावा राज्यों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है और डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी सहमतियां बनी हैं। 2008 की सुरक्षा साझेदारी को समय के साथ अपडेट करने पर भी दोनों देश काम करेंगे। एनएसए स्तरीय वार्ता यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता, क्वाड, इंडो पैसिफिक साझेदारी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर पर समझौते हुए हैं। बुलेट ट्रेन में भी जापान भारत की मदद कर रहा है। संयुक्त बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों को संदेश भी दिया है। उत्तर कोरिया में मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम की निंदा की गई है। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहलगाम हमले और सीमा पार आतंकवाद की भी निंदा की गई है। यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साफ साफ संकेत दे रहा है कि भारत किसी भी देश के सामने या उसके दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका ने भारत पर भी टैरिफ लगाया है और चीन पर भी। जापान के साथ भी यूएसए के व्यापारिक संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री ने जापान और चीन का दौरा किया है। तो यही कारण है कि यह दौरा और इस दौरे की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि वैश्विक अस्थिरता और भू राजनीतिक तनावों के बीच भारत और जापान के संबंधों ने स्थिरता और प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाल ही में संपन्न हुए 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में दोनों देशों की रणनीति और आर्थिक तथा सुरक्षा साझेदारी का विश्लेषण कीजिए। साथ ही भारत की विदेश नीति में जापान की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इसके उत्तर में हमें सबसे पहले बताना है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर वैश्विक राजनीति में क्या चल रहा है, इस बात की थोड़ी सी जानकारी देनी है। फिर बताना है कि भारत और जापान के अच्छे संबंध कैसे चल रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा साझेदारियां हुई हैं, किस तरह से आर्थिक सहयोग हुए हैं, किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। फिर बताना है कि इस यात्रा के दौरान क्या जरूरी रहा और आखिरी में बताना है कि जापान भारत के लिए वैश्विक स्तर पर जरूरी क्यों है, यानी भारत जापान का दोस्त क्यों है, हमें जापान की जरूरत है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए, चीन को संतुलित करने के लिए, तकनीक के लिए और भी कई चीज़ों के लिए। तो हमें ये सारी बातें जो हमने आर्टिकल में पढ़ी हैं, एडिटोरियल में जो बातें पढ़ी हैं, वे सारी बातें यहाँ पर लिख देनी है। बात जापान की हो रही है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी देख लेने चाहिए।
तो दुनिया के नक्शे पर जापान को देखेंगे तो जापान पूरे एशिया महाद्वीप के पूर्वी किनारे के पास लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। यह एक द्वीप नहीं है बल्कि सैकड़ों द्वीपों का एक समूह है, और इसमें चार जो द्वीप हैं, चार बड़े द्वीप हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला है होन्शु, फिर होक्काइडो और क्यूशु और शिकोकू। तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये चार बड़े द्वीप हैं जापान के जो हमें याद रखना है। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजशाही से पूरी व्यवस्था चलती है। अब संवैधानिक राजशाही क्या होता है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ का सबसे ऊंचा पद राजा के पास होता है, लेकिन बाकी पूरी व्यवस्था संविधान से चलती है, संसद से चलती है, संसद भी होती है, प्रधानमंत्री भी होते हैं, और इस तरह की व्यवस्था हमने यूके में भी देखी है। आसान भाषा में हम इसे भारत से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की जगह वहां पर राजा होता है और बाकी व्यवस्था पूरी वैसी ही हुई होती है। यहाँ की संसद में दो सदन है, ऊपरी सदन को हाउस ऑफ काउंसलर्स कहा जाता है और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। यानी वहां का हाउस ऑफ काउंसलर राज्यसभा की तरह है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा की तरह है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के उद्योगों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग जैसे उद्योग प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। कहा जाता है कि दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली जो मुद्रा है वह जापानी येन ही है, और इसको अमेरिकी डॉलर की तरह सुरक्षित माना जाता है। डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है लगभग 12.5 करोड़, और इस जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता या कहें कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया में सबसे तेजी से बूढ़ी होती हुई जनसंख्या है। इसका मतलब है कि यहाँ जन्म दर काफी कम है, जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या पिरामिड में जो नीचे का हिस्सा है वो सकड़ा है और ऊपर का हिस्सा चौड़ा है। यानी यहाँ पर बच्चे कम हैं और बूढ़े ज्यादा हैं। तो जनसंख्या पिरामिड के नीचे वाले हिस्से में बच्चों की संख्या को दर्शाया जाता है और ऊपर वाले हिस्से में बूढ़ों की जनसंख्या को दर्शाया जाता है। यहाँ की साक्षरता दर है 99%, और जापान में शिंतो धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जापान का काफी ज्यादा प्रभाव है। यह G7 या G20 दोनों समूहों का सदस्य है। इन समूहों में वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो या तो विकसित हैं या बहुत तेजी से विकास कर रही हैं। इसके साथ ही जापान अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी भी है। जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर से होते हुए यूएसए तक के पूरे क्षेत्र पर बारीकी से नजर रखता है और चाहता है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी और देश का अवैध प्रभाव न हो। यहाँ के समुद्री रास्ते हमेशा खुले रहें। विशेष तौर पर इस क्षेत्र में जापान चीन को संतुलित करना चाहता है। जापान और भारत के संबंधों की बात करें तो बात शुरू होती है भगवान बुद्ध से। भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है और जापान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इस नज़र से देखें तो दोनों देशों के बीच में रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन आधिकारिक संबंध स्थापित हुए थे, राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे साल 1952 में। भारत जापान से बुलेट ट्रेन के लिए मदद ले रहा है, सेमीकंडक्टर के लिए मदद ले रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़े पैमाने पर मदद ले रहा है। जापान भारत को बड़ी मात्रा में कर्ज भी देता है और अनुदान भी देता है और इसकी विभिन्न परियोजनाओं में मदद भी करता है। कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, यानी उगते हुए सूरज की भूमि। दुनिया भर में जापान में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है और यहाँ की जीवन प्रत्याशा है लगभग 88 वर्ष। जापान की बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन ट्रेन कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे तेज ट्रेन सिस्टम है। यहाँ तक हमने एडिटोरियल देखा, फिर हमने शॉर्ट नोट्स यानी की पॉइंट्स देखे, उसके बाद प्री के हिसाब से जापान के बारे में कुछ फैक्ट्स भी देख लिए, मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन भी देख लिया और अब देखेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि जापान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
तो इसका उत्तर हमने अभी देखा कुछ देर पहले। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि यह एशिया के पूर्वी छोर पर है और यहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। दूसरा सवाल है कि जापान की राजधानी कौन सी है? क्योटो, ओसाका, टोक्यो या हिरोशिमा? सही उत्तर है कि जापान की राजधानी विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है, यानी टोक्यो है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जापान में प्रमुख है? शिंतो धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म? इसका सही उत्तर है 1 और 2, शिंतो धर्म और बौद्ध धर्म। चौथा सवाल है कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल डाइट, नेशनल असेंबली, जनरल डाइट या इंपीरियल असेंबली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल डाइट। जापान की संसद को नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारी लोकसभा की तरह है और हाउस ऑफ काउंसिलर्स जो हमारी राज्यसभा की तरह है। इसका मतलब है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है और हाउस ऑफ काउंसिलर्स अपर हाउस है। पांचवा सवाल है, भारत और जापान के बीच किस परियोजना को प्रमुख सहयोग का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी, 3 गॉर्जियस डैम प्रोजेक्ट या 3 गॉर्जियस डैम प्रोजेक्ट, और ऑप्शन डी, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। तो इसका सही उत्तर है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। इसमें जापान तकनीक भी दे रहा है और वित्तीय मदद भी कर रहा है। पहला एडिटोरियल खत्म, सारी चीजें देख ली। आप चलते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ। दूसरा एडिटोरियल है रिसर्च और रिसर्च फंडिंग को लेकर। इसमें हम देखेंगे कि भारत में रिसर्च फंडिंग की क्या स्थिति है, आसानी से रिसर्च के लिए फंडिंग मिल रही है या तकलीफें आ रही हैं, रिसर्चर्स के सामने क्या क्या दिक्कतें हैं और उन्हें क्या क्या सुविधा चाहिए, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे। दुनिया भर में कोरोना जैसी महामारी फैली, कुल मिलाकर करोड़ों लोगों की मौत हो गई और एक लंबे इंतजार के बाद वैक्सीन बनी। चूंकि कोरोना एक बहुत बड़ा और बहुत चर्चित संकट था, इसलिए दुनिया के देशों ने इसमें जितना पैसा लगा दिया। जरा सोचकर देखिए, जरूरत पड़ने पर रिसर्च को फंडिंग न की जाती तो दुनिया को कितना नुकसान हो सकता था। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान में समय का बहुत 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 ज्यादा महत्व होता है। बायोकेयर प्रोग्राम के बारे में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बायोकेयर प्रोग्राम में जिन 75 महिला वैज्ञानिकों को चुना गया था, उनको न तो सैंक्शन लेटर मिले हैं और न ही सैलरीज मिली हैं। यहाँ सवाल उठता है कि बायोकेयर प्रोग्राम क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। भारत सरकार की तरफ से इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चला रहा है। क्यों चला रहा है, यानी योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी और इससे जुड़े क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना। इसमें खास तौर पर उन महिला वैज्ञानिकों की मदद करना है जिन्हें किसी भी कारण, जैसे मातृत्वावकाश या पारिवारिक समस्याओं के कारण अपना करियर और अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है। इसमें महिला वैज्ञानिकों को वित्तीय मदद की जाती है ताकि वे अपने खुद के रिसर्च काम कर सकें। यह योजना 2011 में आई थी। योजना तो चल रही है, लेकिन बात हमारे सिस्टम में कहीं फंस गई है। योजना का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है, योजना में देरी हो रही है। जिन महिला वैज्ञानिकों को इसमें चुना गया था, उन्हें सैंक्शन लेटर्स और सैलरीज नहीं मिल पाई हैं। हमारे देश के युवा रिसर्च से ज़्यादा नौकरियां करना पसंद करते हैं और इसका कारण है पैसा और एक अच्छी लाइफस्टाइल। युवा शोधकर्ताओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में सबसे पहली कठिनाई यही है कि इनको लेबोरेटरी स्पेस नहीं मिल पाता। दूसरी समस्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी की, जो कि इस ओर काफ़ी उदासीन है। तीसरी समस्या है एक जटिल ग्रांट एप्लीकेशन। चौथी समस्या है मेंटरशिप की कमी और पांचवी समस्या है करियर की अनिश्चितता। बात एक जगह से निकलकर आगे बढ़ती है तो दूसरी जगह अटक जाती है और यहाँ समस्याएं खत्म होती ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वेतन या फेलोशिप इतनी कम है कि उसमें जीवन यापन भी नहीं हो पाता।
इन समस्याओं के कारण देश में युवा रिसर्च में करियर नहीं बनाना चाहते, इससे दूर भागना चाहते हैं। वे रिसर्च से अच्छा नौकरियां करना पसंद करते हैं या फिर किसी और क्षेत्र में स्विच कर लेते हैं। इतनी सारी समस्याओं के बीच बायोकेयर योजना कुछ उम्मीद जगाती है, लेकिन अगर यहाँ भी काम ऐसे ही चलता रहा तो शोध काम और शोध करने वाले अटक कर रह जाएंगे और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश का होगा। भारत को इन सभी समस्याओं का हल ढूंढना होगा, वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना होगा, रिसर्च के लिए फंडिंग देनी होगी, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में नए नए काम और नई नई खोज को बढ़ावा देना होगा, नवाचार करना होगा। तब जाकर कहीं हम दूसरे देशों से थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बनी रहेगी। तकनीक के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर ही रहेंगे और किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी का मतलब है अपने देश की सोवरेंटी के साथ समझौता करना। इस तरह की स्थिति में हमें दूसरे देशों के सामने झुकना पड़ सकता है। अक्सर दुनिया के शक्तिशाली देश दूसरे देशों को पैसा, तकनीक और हथियार देने के बदले उनसे कई शर्तें मनवा लेते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए भारत को विज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना ही होगा। बायोकेयर योजना में देरी क्यों हो रही है? तो देरी का कारण बताया जा रहा है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट प्रणाली में बदलाव को। सवाल है कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट या टीएसए प्रणाली क्या है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए भारत सरकार को 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट को पैसा देना है। इसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि सरकार सभी 10 के 10 इंस्टीट्यूट में अलग अलग पैसा उनके अकाउंट में डलवा दे, या फिर एक अकाउंट बनाए और उसमें पैसा रखे और सभी 10 इंस्टीट्यूट को इससे जोड़ दे। इसी अकाउंट को टीएसए अकाउंट कहा जाता है। एक अकाउंट होता है, उसमें पैसा डलता है, सारे रिसर्चर उससे जुड़े होते हैं, जरूरत के हिसाब से पैसा निकालते हैं। इसमें पारदर्शिता बनी रहती है, किसके पास कितना पैसा गया, और इसे चलाना भी आसान होता है। तो कहा जा रहा है कि टीएसए में कुछ बदलाव हो रहे हैं, इसलिए देरी हो रही है। विज्ञान को फंड करना जरूरी है क्योंकि यहाँ सबसे कीमती चीज, सबसे जरूरी चीज है समय। सुविधाएं, सहयोग और परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कागज तक ही सीमित हैं, जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं। ऐसे में प्रशासन पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी और साझेदारी भी नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ भी असमानता हो रही है। यदि सीमित फंडिंग होती है तो महिलाओं को फंड का कम हिस्सा मिलता है। इसलिए जरूरी है कि फंडिंग और महिलाओं के साथ समानता दोनों को बढ़ाया जाए। एडिटोरियल के बाद अब की पॉइंट्स के थ्रू एक बार फिर से पूरे एडिटोरियल को रिवाइज करेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, और उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे, और एमसीक्यू से पहले मेंस के लिए एक सवाल भी देखेंगे। तो बात हो रही थी रिसर्च के बारे में, रिसर्च की फंडिंग के बारे में। विज्ञान के क्षेत्र में समय सबसे कीमती चीज है, सबसे जरूरी चीज है। सुविधाएं, सहयोग और परिस्थितियों का संयोजन लगातार बदलता रहता है, इसलिए जरूरी है कि समय पर फंडिंग हो जानी चाहिए, लेकिन फंडिंग हो नहीं रही। बायोकेयर योजना में भी अभी तक महिला शोधकर्ताओं को पैसा नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है, सैंक्शन लेटर्स नहीं मिले हैं। इस योजना को 2011 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू किया था, उन महिला वैज्ञानिकों की मदद करने के लिए जिन्हें किसी भी कारण से अपना करियर छोड़ना पड़ा था। तो जो महिला वैज्ञानिक अपने रिसर्च काम को फिर से करना चाहती है, इस योजना का लाभ ले सकती हैं। शोधकर्ताओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे पहली चुनौती तो यही है कि लेबोरेटरी सुविधाएं सीमित हैं। दूसरी समस्या है प्रशासन और विश्वविद्यालयों के नौकरशाही का रवैया रिसर्चर्स के प्रति काफी उदासीन है। तीसरी समस्या है मेंटरशिप उपलब्ध नहीं है। चौथी समस्या है कि वेतन और फेलोशिप इतना कम है कि घर भी नहीं चल पा रहा है। पांचवी समस्या है कि करियर में आगे क्या होगा, इसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इस बीच बायोकेयर योजना एक उम्मीद जगाती है, क्योंकि यह महिला वैज्ञानिकों के लिए फंडिंग उपलब्ध करा रही है, शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन इसमें भी देर हो रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा है। विदेशों में भी रिसर्च में नौकरियां काफी तेजी से कम हो रही हैं। इमिग्रेशन रूल्स भी सख्त हो रहे हैं, पद कम हैं और उम्मीदवार ज्यादा हैं। प्रशासन की तरफ से देरी का कारण बताया जा रहा है टीएसए प्रणाली में बदलाव को लेकर। यदि समय पर फंडिंग नहीं होती है, समय पर पैसा नहीं मिलता है,
तो रिसर्च काम शुरू ही नहीं हो पाएंगे। यदि काम शुरू होते हैं तो बीच में अटक जाएंगे। ऐसे में हमारे युवा वैज्ञानिकों का टैलेंट, पढ़ाई और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उनकी करियर अनिश्चितताओं को लेकर भी कई चिंताएं खड़ी हो जाएंगी। घर भी चलाना है। सीमित फंड में महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीमित फंड में भी पुरुषों का दबदबा ज्यादा होता है। सुझाव यही है कि समय पर फंड मिले, योजना बनाते समय ही इसके क्रियान्वयन को लेकर सारी तैयारियां कर ली जाएं। मंत्रालय और विभाग को योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी के साथ तत्परता से काम करना चाहिए। भारत ने अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य तय करके रखे हैं। भारत विश्व स्तर पर अपनी वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, शोध के माध्यम से नित नए नवाचार करना चाहता है, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना चाहता है, नौकरियां पैदा करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है समय पर फंडिंग मिले और समय पर सुविधाएं मिले, और प्रशासन को इसके लिए साथ देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। योजनाएं हैं तो योजनाओं का तत्परता के साथ क्रियान्वयन करना चाहिए। यहाँ याद रखने वाला एक ज़रूरी फैक्ट यह है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में हर साल अपनी जीडीपी का 0.7% ही खर्च करता है, जबकि दुनिया के प्रभावशाली देश 5% तक खर्च कर देते हैं। मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि भारत वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और शोध को नवाचार में बदलने का लक्ष्य रखता है, परंतु फंडिंग और प्रशासनिक विलंब अक्सर इस लक्ष्य को बाधित करते हैं। पूरा एडिटोरियल इस बात के आजू बाजू ही घूम रहा है। भारत ने अपने लिए लक्ष्य तो बड़े रखे हैं, लेकिन उसमें कई समस्याएं हैं। फंड, नौकरशाही, अपर्याप्त वेतन और लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, इसके उपाय भी हमने एडिटोरियल में पढ़ लिए हैं। एडिटोरियल को पढ़कर इस प्रश्न का आसानी से जवाब लिखा जा सकता है, एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। तो पहले एडिटोरियल पढ़िए और फिर उत्तर लिखिए। एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही बायोकेयर योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? इसका उत्तर है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरा सवाल है कि भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख चुनौतियों में से कौन सी सही है? पहला, अनुसंधान प्रयोगशालाओं की कमी, बिल्कुल हो सकता है, हमने पढ़ा भी था। दूसरा, जटिल नौकरशाही और अनुदान प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। तीसरा, पर्याप्त और समय पर वेतन या फेलोशिप। तो वेतन और फेलोशिप ना तो समय पर मिलता है और ना ही पर्याप्त, इसलिए तीसरा गलत है, यह चुनौती नहीं है। चौथा, लंबी अवधि की करियर सुरक्षा का अभाव, बिल्कुल पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी ऑप्शन ए उत्तर होगा। तीसरा सवाल है कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट प्रणाली जो हाल ही में चर्चा में रही, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शोध परियोजनाओं को निजी क्षेत्र से जोड़ना। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को अधिक स्वायत्तता देना। ऑप्शन सी, फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और केंद्रीकृत नियंत्रण लाना। और ऑप्शन डी, शोध के लिए जीडीपी आवंटन को बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और केंद्रीकृत नियंत्रण लाना। इसमें एक अकाउंट से बहुत सारे रिसर्चर्स को जोड़ा जा रहा है, तो इसे केंद्रीकृत नियंत्रण हो जाएगा और कितना पैसा किसे गया इसके लिए भी पारदर्शिता हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन सी सही है, फंडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ाना। चौथा सवाल है कि अनुसंधान फंडिंग और वेतन में देरी का कौन सा नकारात्मक प्रभाव सही है? पहला प्रभाव, शोधकर्ताओं का मनोबल और विश्वास में कमी होना, बिल्कुल सही है। फंडिंग नहीं आती तो शोधकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है और प्रशासन से विश्वास भी कम होता है। दूसरा, प्रयोग और शोध परियोजनाओं का बाधित होना, बिल्कुल प्रयोग और शोध बाधित होते हैं, क्योंकि फंडिंग की कमी होती है तो जरूरतें चीजें पूरी नहीं हो पाती और परियोजनाएं बाधित हो जाती हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिभा पलायन का असर पड़ना, बिल्कुल यदि भारत में रिसर्च के लिए सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे रिसर्चर्स दूसरे देश चले जाते हैं, वहां पर अच्छा काम करते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं, यहाँ तक कि नोबेल प्राइज तक मिल चुके हैं। पांचवा सवाल, भारत में शोध को सशक्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, शोध के लिए कंटिजेंसी फंड व्यवस्था बनाना। ऑप्शन बी, मंत्रालय और कार्यक्रम प्रबंधकों की जवाबदेही तय करना। ऑप्शन सी, महिला व युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष
सहयोग तंत्र विकसित करना, ये सारी चीजें तो शोध को सशक्त बनाएंगी, शोध को बढ़ावा देंगी। ऑप्शन डी, अनुसंधान फेलोशिप को और जटिल व लंबी प्रक्रिया से जोड़ना, तो यही है, ऑप्शन डी ही है। इसके कारण शोध की प्रक्रिया सशक्त नहीं होगी और जटिल हो जाएगी, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इससे शोध हतोत्साहित होंगे और हमारे रिसर्चर्स का, हमारे युवाओं का मनोबल टूटेगा। तो ऑप्शन डी सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।